तो आज हमारे सामने हैं कांता भारती के उपन्यास रेत की मछली के कुछ अंश। और इसका शीर्षक इतना बेचैन करने वाला है ना, बहुत ज्यादा। एक मछली जो रेत पे है, एक ऐसा जीव जो अपने घर से, अपने तत्व से बाहर है और बस सांस लेने के लिए तड़प रहा है। बिल्कुल। और यही तड़प मतलब इन अंशों के हर पन्ने पर महसूस होती है। सही। ये सिर्फ डायरी, खतों और यादों का एक कलेक्शन नहीं है। ये तो घुटन और अस्तित्व के संघर्ष का एक बहुत ही कच्चा दस्तावेज लगता है। तो आज हम इन्हीं अंशों में जरा गहराई से उतरकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी में घुटन का असली कारण क्या है। हाँ, मतलब क्या ये रिश्ते हैं जो गलत मोड़ ले चुके हैं, या फिर किरदार खुद ही अपनी बनाई ही परिस्थितियों में फंस गए। चलिए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं। कहानी के केंद्र में है मुख्य नायिका और उसके पति शोभन का रिश्ता। जो अंश हमारे पास हैं, उनमें घर का माहौल बड़ा बोझिल और खामोश दिखाया गया है। बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है जैसे दो अजनबी एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। लेकिन ये खामोशी, ये कभी कभी एक भयानक तूफान में भी बदल जाती है। हाँ। एक घटना का जिक्र है जो मतलब बहुत परेशान करने वाला है। आप उस घटना की बात कर रहे हैं जहां शोभन खुद पर ही चीखता है? हाँ, वही। इस शोभन को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खुद मार दूंगा। सोचिए जरा। हाँ, अब देखिए, पहली नजर में तो ये एक धमकी लगती है ना? बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो ये एक आदमी की अपनी बेबसी पर चीख है। अच्छा। वो उस शोभन से नफरत कर रहा है जो वो बन चुका है, जो इस रिश्ते को संभाल नहीं पा रहा। तो ये गुस्सा नायिका पे कम और खुद की लाचारी पे कहीं ज्यादा है। मतलब ये सिर्फ एक पति पत्नी का आम झगड़ा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बहुत गहरा। उनके बीच कोई कानूनी मामला भी चल रहा है। शशिकांत जी जैसे दोस्त सुलह की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा। तो क्या ये सिर्फ कम्युनिकेशन गैप है या मामला उससे भी आगे निकल चुका है? ये कम्युनिकेशन गैप से बहुत आगे की स्थिति है। ये संवाद का मर जाना है, पूरी तरह से। संवाद का मर जाना सही शब्द है। आप देखें ना, दोनों अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अकेले, एकदम अकेले। शोभन अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी बेबसी सब गुस्से में निकाल रहा है। और वहीं नायिका ने अपनी पूरी पीड़ा को खामोशी और अपनी डायरी के पन्नों में समेट लिया है। उसका लिखना ही एक तरह से उसके लिए सांस लेने जैसा है। तो ये रिश्ता उस दौर की जो सामाजिक अपेक्षाएं थीं और जो व्यक्तिगत इच्छाएं थीं, उनकी चक्की में पिस रहा है। और इसीलिए शायद किताब का समर्पण इतना सटीक लगता है, उस रेत को जो घर नहीं बनाती। बिल्कुल, उनका घर है ही नहीं, वो एक भावनात्मक रेगिस्तान है। जब घर रेगिस्तान बन जाए तो इंसान कहीं तो पानी ढूंढता है, एक नखलिस्तान की तलाश करता है। और शायद नायिका के जीवन में ये तलाश कुंतल नाम के किरदार पर आकर खत्म होती है। हाँ, कुंतल शोभन की दुनिया से बिल्कुल अलग, एकदम अलग। कुंतल का किरदार कहानी में एक बहुत दिलचस्प परत जोड़ता है। आप देखिए, शोभन और नायिका के रिश्ते में शारीरिक मौजूदगी तो है, पर भावनात्मक दूरी मीलों की है। सही। और वहीं कुंतल और नायिका के रिश्ते में मीलों की शारीरिक दूरी है, लेकिन भावनात्मक रूप से वो बेहद करीब हैं। उनका रिश्ता तो खतों पर टिका है। हाँ, खतों पर। आज के जमाने में शायद हम इसे एक इमोशनल अफेयर कह सकते हैं, लेकिन यहाँ मामला उससे भी ज्यादा जटिल है। ऐसा क्यों? नायिका तो कुंतल को लिखे एक खत में यहाँ तक कहती है, सदा सदा के लिए आबद्ध। ये तो एक तरह का समर्पण ही हुआ ना? समर्पण तो है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि किस चीज का समर्पण। अच्छा। कुंतल नायिका के लिए एक इंटेलेक्चुअल और इमोशनल साथी है। वो उसकी कविताओं, उसकी सोच, उसकी घुटन को समझता है। जिस दुनिया को, जिन बातों को शोभन की दुनिया में शायद बचकाना या गैर जरूरी समझा जाता है, कुंतल की दुनिया में उसी को सम्मान मिलता है। तो ये प्यार से ज्यादा अपनी पहचान बचाने की कोशिश है? मेरे ख्याल से तो यही है। नायिका का कुंतल से जुड़ाव प्यार से ज्यादा अपनी पहचान को बचाने की कोशिश है। कुंतल उसे वो आईना दिखाता है जिसमें वो खुद को वैसा देख पाती है जैसा वो हमेशा से बनना चाहती थी। तो क्या कुंतल का किरदार नायिका के लिए एक वास्तविक उम्मीद है या वो भी एक तरह का भ्रम है, एक ऐसी दुनिया जिसे उसने सिर्फ अपने मन में रचा है इस रेगिस्तान से बचने के लिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो ये अंश हमारे लिए छोड़ जाते हैं। कुंतल उस पानी की तरह है जिसकी रेत की मछली को सख्त जरूरत है, लेकिन वो पानी एक मरीचिका भी तो हो सकता है ना? क्योंकि वो हमेशा दूर है। हाँ, हमेशा दूर है, खतों में कैद है।
ये रिश्ता नायिका को जीने की वजह तो देता है, पर साथ ही उसके अकेलेपन को शायद और भी गहरा कर देता है। ये तो हुई किरदारों की अंदरूनी दुनिया की बात, लेकिन कहानी में एक बाहरी भूचाल भी आता है जो सब कुछ हिला के रख देता है। मीनल की बीमारी। हाँ, उनकी बेटी मीनल की गंभीर बीमारी। आमतौर पर तो ये माना जाता है कि ऐसा कोई बड़ा दुख परिवार को जोड़ देता है, पर यहाँ क्या होता है? यहाँ ठीक इसका उल्टा होता है। अच्छा। मिनल को टीबी का पता चलना कहानी में एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट का काम करता है। ये उस रिश्ते की खोखली नींव को पूरी तरह से उजागर कर देता है। वो अंश जहां वे मिनल को लेकर ट्रेन से अस्पताल जा रहे हैं, वो बहुत मार्मिक है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वो ट्रेन का सफर सिर्फ एक भौगोलिक यात्रा नहीं है, बल्कि उनके रिश्ते की एक तरह से अंतिम यात्रा जैसा लगता है। क्या बात है? बाहर का शोर, भीड़, मिनल की बिगड़ती हालत और उन दोनों के बीच की वो बर्फीली खामोशी। यानी इतना बड़ा दुख भी उन्हें एक दूसरे के करीब नहीं ला पाता? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका रिश्ता इतना टूट चुका है कि उसमें साझा दुख के लिए भी कोई जगह नहीं बची है। नायिका मीनल को देखकर अंदर ही अंदर टूट रही है, असहाय महसूस कर रही है। वहीं शोभन का व्यवहार शायद और भी ज्यादा चिड़चिड़ा और बेबस हो जाता है। तो दुख भी उन्हें बांट रहा है, जोड़ नहीं रहा। हाँ, ये दिखाता है कि जब रिश्तों में दरारें बहुत गहरी हो जाए तो कोई भी त्रासदी उन्हें भर नहीं पाती, बल्कि अक्सर उन्हें और चौड़ा कर देती है। वो दोनों उस दुख को भी अलग अलग ही झेलते हैं, एक साथ नहीं। तो हमारे पास एक टूटा हुआ रिश्ता है, एक दूर का भावनात्मक सहारा है, और एक ऐसी त्रासदी है जो उन्हें और दूर कर देती है। हाँ। ये सब मिलकर उस एक तस्वीर को पूरा करते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, रेत की मछली। बिल्कुल। क्या अब हम इस प्रतीक को, इस मेटाफर को और गहराई से समझ सकते हैं? हाँ, अब ये प्रतीक सिर्फ एक शीर्षक नहीं है, ये नायिका के पूरे अस्तित्व का सार बन जाता है। कैसे? देखिए, वो मछली है, यानी वो भावनाओं, संवेदनाओं और रचनात्मकता से भरी है। उसे पानी चाहिए। पानी यानी प्यार, समझ, संवाद। बिल्कुल, लेकिन उसे मिला क्या है? रेत भी है। प्यार आदमी को मानवीय बनाता है, स्वार्थ से ऊपर उठाता है। क्या ये सच है? हाँ। ये सवाल तो जैसे उसके पूरे अनुभव का निचोड़ है। सही कहा, और ये सवाल कहानी को सिर्फ एक वैवाहिक त्रासदी होने से ऊपर उठा देता है। अच्छा? ये उस दौर के नई कहानी आंदोलन की भी झलक देता है। उस दौर के लेखक समाज की बड़ी बड़ी समस्याओं से ज्यादा एक आम इंसान के मन की घुटन, उसकी मनोवैज्ञानिक जटिलताओं पर ध्यान दे रहे थे। बिल्कुल। कांता भारती यहाँ नायिका के जरिए उस पूरी पीढ़ी के शहरी मध्यवर्गीय इंसान की घुटन को आवाज दे रही हैं, जो अपनी सामाजिक भूमिकाओं और अपनी असल पहचान के बीच फंसकर रह गया था। तो नायिका की ये लड़ाई सिर्फ अपने घर या अपने पति से नहीं है। नहीं, ये तो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। हाँ, ये अपनी पहचान, अपनी आवाज और अपने पानी को खोजने की लड़ाई है। और इन अंशों में उसका लेखन ही उसका अपनी रेत से बाहर निकलकर सांस लेने का एकमात्र जरिया है। हर शब्द जो वो लिखती है वो उसके जिंदा रहने का सबूत है। बिल्कुल। कहानी का अंत इन अंशों में तो नहीं है, लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या ऐसी स्थिति में सिर्फ जीवित रहना ही जीत है, या ये खुद में एक अंतहीन घुटन है। तो रेत की मछली के ये अंश हमें मानवीय रिश्तों की एक बहुत ही परतदार और ईमानदार तस्वीर दिखाते हैं। ये बताते हैं कि कैसे बिना संवाद के प्यार का सबसे गहरा समंदर भी धीरे धीरे सूख कर रेगिस्तान बन सकता है। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में रिश्तों को कितना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सही बात है। संवाद का मतलब सिर्फ बात करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की अनकही भावनाओं को सुनना और समझना भी है। ये कहानी उन सभी एहसासों की है जिन्हें हम अक्सर अपने अंदर ही दबा लेते हैं, शायद इस डर से कि उन्हें कोई नहीं समझेगा। पूरी चर्चा में हमने नायिका के नजरिए, उसकी घुटन और उसकी तलब को बहुत करीब से देखा, लेकिन एक सवाल मन में रह जाता है। क्या? अगर कभी शोभन को अपनी कहानी कहने का मौका मिलता तो वो इस रिश्ते की घुटन, अपनी बेबसी और अपने उस गुस्से को किन शब्दों में बयां करता?